हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे गति, और गति में कल अपन ने गति की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसके साथ ही गति के प्रकार के बारे में देखते हुए सरल रेखीय गति को पढ़ रहे थे, जिसमें विस्थापन और दूरी के बाद में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें एक न्यूमेरिकल देखा था कि यदि वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई है तो क्या ये संभावना बन सकती है कि वस्तु का विस्थापन शून्य हो। बिल्कुल संभावना बन सकती है कि वस्तु की तय दूरी, यदि वस्तु जिस स्थान पर वापस आ जाती है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बच्चों अगला चलेगा। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है कि सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिमाण क्या होगा। किसान के विस्थापन का परिमाप क्या होगा। का परिमाप क्या होगा। देखो बच्चों, 10 किलो एक किसान 10 मीटर भुजा वाले वर्गाकार खेत ऐसा है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है वो 10 मीटर की होती है। ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर। ये बिंदु ऐसे किसान जो है वो दौड़ना शुरू करता है। एक चक्कर पूरा करने में इसको 40 सेकंड लगते हैं। एक चक्र पूरा करने में कितना समय ले रहा है? 40 सेकंड का समय ले रहा है। तो 2 मिनट और 20 सेकंड में कितने चक्कर होंगे? तो 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 2 मिनट हो जाएंगे बच्चों 120 सेकंड प्लस कितने सेकंड? 20 सेकंड। 20 सेकंड तो टोटल हो गए 140 सेकंड में ये कितने चक्कर लगा चुका होगा। तो 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है तो 80 सेकंड में 2 चक्कर, 120 सेकंड में 3 चक्कर, तो 140 सेकंड में 3.5 चक्कर। मतलब किसान पहला चक्कर पूरा कर लेगा, दूसरा चक्कर पूरा कर लेगा, तीसरा चक्कर पूरा कर लेगा और चौथा चक्कर बिंदु बी पर आकर रुक जाएगा। क्योंकि अपने पास टोटल 140 सेकंड है भाई। अपने कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, तो 2 मिनट में 120 सेकंड होगी प्लस 20 सेकंड अपने को दी हुई है, तो 140 सेकंड है। किसान 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो इसमें अपन भाग दे दे तो कितने चक्रों की संख्या आ जाएगी? तो 140 भाग 40, तो ये कट जाएगा। 4 3 12, फिर 2 बच गए, 4 पंजो 20, तो 3.5 चक्कर लगाएगा। 1.5 किसान जो है वो 2 मिनट 20 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाएगा। तो अपन लिख सकते हैं अतः किसान 2 मिनट
20 सेकंड में 3.5 चक्कर लगाता है। चक्कर लगाता है 3.5 चक्कर लगाता है। तो अब किसान द्वारा तय विस्थापन, किसान द्वारा तय विस्थापन क्या होगा? एक चक्कर पूरा कर लिया बिंदु ए पे, दूसरा चक्कर पूरा कर लिया बिंदु ए पे, तीसरा चक्कर पूरा कर लिया बिंदु ए पे, चौथा चक्कर आधा कर रहा है तो आधा चक्कर कहाँ होगा? बिंदु बी पे। तो बिंदु बी और तथा बिंदु ए के बीच की जो सीधी दूरी होगी वो कहलाएगा किसान का विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ तक की सीधी दूरी किसान का विस्थापन कहलाएगा। और ये सीधी दूरी कितनी आएगी? ये 10 मीटर, ये 10 मीटर और इसका कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, तो 100 का 100 प्लस 100 कितना है? 200। तो 200 का अंडर रूट कितना होगा बच्चों? 200 अंडर रूट आ गया। तो 200 का अंडर रूट कितना होगा? अंडर रूट 200 का मान आपको निकालना है बच्चों। निकाल के बताओ फटाफट मेरे को अंडर रूट 200 का मान। तो बच्चों अंडर रूट 200 का मान हो जाएगा 14.14 मीटर। तो ये मान होगा 14.14 मीटर दूरी तय करेगा, विस्थापन तय करेगा। सॉरी, किसान का विस्थापन जो है वो हो जाएगा 14.14। तो किसान द्वारा तय किया तय विस्थापन हो जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? फर्स्ट है वह यह शून्य नहीं हो सकता। यह शून्य नहीं हो सकता। तो ये तो गलत कथन है क्योंकि विस्थापन तो शून्य हो सकता है। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है। ये भी गलत कथन है। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन ही गलत है।
यह शून्य नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है, शून्य हो सकता है विस्थापन। दूसरा, इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के परिमाण से अधिक है, ये बिल्कुल ही सरासर गलत। दूरी के बराबर हो सकता है, दूरी से कम हो सकता है, लेकिन दूरी से अधिक कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों अपन नेक्स्ट, एक समान गति और असमान गति। एक समान गति व असमान गति। पहले देखेंगे इसमें एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति, इसका तात्पर्य है बच्चों कि निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरियां तय की जाती है, यानी निश्चित दूरियां निश्चित समय अंतराल में तय की जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 0 से स्टार्ट हो रहा है 10 किलोमीटर, फिर 10 से स्टार्ट हो रहा है 20 किलोमीटर, फिर 20 से स्टार्ट हो रहा है 30 किलोमीटर, फिर 30 से स्टार्ट हो रहा है 40 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको तय करने में भी 10 मिनट लग रही है, तो इसको तय करने में भी 10 मिनट लगेगी, इसको तय करने में भी 10 मिनट लगेगी, और इसको तय करने में भी 10 मिनट लगेगी। यानी कोई वस्तु यदि एक समान चाल से गतिमान है और निश्चित समय में निश्चित दूरियां तय कर रही है, तो वह एक समान गति कहलाती है। इसका मतलब ये हो कि वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरियां तय की जाती है, तो वह एक समान गति कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती हैं, समान दूरियां तय करती हैं, समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है, तो इस प्रकार की गति, तो इस प्रकार की गति एक समान गति कहलाती है। एक समान गति कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कार प्रति 10 मिनट में, प्रति 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो यह एक समान गति का उदाहरण है, एक समान गति का उदाहरण है। यदि कोई कार प्रति 10 मिनट में, मतलब एक
प्रति 10 मिनट में 1 किलोमीटर, प्रत्येक 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, तो यह एक समान गति का उदाहरण है। ठीक है बच्चों। फिर है असमान गति। तो इस प्रकार की गति जो है वो ज्यादातर जो है सीधी समतल धरातल पर होती है, जैसे बाईपास रोड पे है, खुले मैदानों पे है, मतलब खुली सड़क सीधी। ठीक है। फिर है असमान गति। ये तो एक समान गति का उदाहरण और एक समान गति की परिभाषा। अब है असमान गति, यानी अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है, या समान अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है, तो कहलाती है असमान गति कहलाती है। असमान गति। असमान गति मतलब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न गतियां तय करती हैं, अलग अलग गति तय करती हैं, तो वो कहलाएगी असमान गति। यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती हैं, यदि वस्तु समान समय अंतराल में यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है, तो वह असमान गति कहलाती है। तो वह असमान गति कहलाती है। यदि वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय करती है, तो वह असमान गति कहलाती है। एग्जाम्पल, यदि वस्तु प्रति 10 मिनट में अलग अलग दूरियां तय करती है, तो असमान गति का उदाहरण है। वाहन की ट्रैफिक में गति। वाहन की ट्रैफिक में गति। वाहन की ट्रैफिक में गति, यदि ट्रैफिक है तो वाहन अलग अलग स्पीड से गति तय करेगा। ठीक है। तो ये कहलाएगी असमान गति का उदाहरण। उतार लो बच्चों। अब देखते हैं बच्चों चाल किसे कहते हैं। चाल और वेग दोनों चीजें देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सेट डालेंगे बच्चों चाल, स्पीड।
चाल यानी स्पीड, किसी वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं। चाल, स्पीड, क्योंकि चाल और वेग में अंतर है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर है, इसलिए मैं लिख रहा हूं स्पीड। किसी वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं। किसी वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं। किसी वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। इसके बाद में है चाल का मात्रक। चाल का मात्रक, तो दूरी का मात्रक ये होता है किलोमीटर, मीटर वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड, ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड। यह है एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक। इसके बाद में चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है। दिशा और परिमाण दोनों पे निर्भर करती है तो वो सदिश, और जो दिशा पे निर्भर करती है परिमाण पे नहीं तो वो कहलाती है अदिश राशि। तो चाल एक अदिश राशि है। इसके बाद देखते हैं बच्चों वेग। चाल के बाद देखते हैं वेग, वेलोसिटी। वेग, वेलोसिटी। वी, वेलोसिटी, वेग। किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को किसी वस्तु के विस्थापन की दर को किसी वस्तु के विस्थापन की दर को या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड, या एक निश्चित दिशा में या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की विस्थापन, निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की विस्थापन को वेग कहते हैं। वस्तु द्वारा तय की विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि है। दिशा के साथ साथ परिणाम पर भी निर्भर करती है। तो वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय।
विस्थापन बटे समय। और मात्रक क्या होगा बच्चों इसका मात्रक जो होगा जो उसका था वो इसका होगा वेग का, तो मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, SI मात्रक। उतार लो बच्चों। इसके बाद देखते हैं बच्चों समवेग। समवेग संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल या वेग के गुणनफल उस वस्तु का संवेग कराना है। वेग का गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहलाता है। संवेग कहलाता है। तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग बराबर वेग इंटू द्रव्यमान या वस्तु का भार। ठीक है बच्चों, मात्रक क्या होगा? मात्रक, संवेग का मात्रक। तो संवेग का मात्रक वेग का क्या था? मीटर प्रति सेकंड इंटू द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, वही SI मात्रक। ये हो गया बच्चों समवेग। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखेंगे त्वरण। ये सारी चीज यहीं पे देख लेते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों औसत चाल। त्वरण को बाद देख लेंगे, इसके बाद में अपने त्वरण को बाद में देख लेंगे बच्चों। चाल देख ली, वेग देख लिया, संवेग देख लिया। अब देखेंगे औसत चाल। औसत चाल औसत चाल होती है बच्चों किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी। किसी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा समय। तथा उस दूरी को
दूरी को तय करने में लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। औसत चाल कहलाता है। तो औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी पिंड द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय दूरी तय करने में लगा समय क्या कहलाएगा? औसत चाल। यदि एक वस्तु t समय में स्मॉल s दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल क्या होगी? यदि कोई वस्तु स्मॉल t समय में स्मॉल s दूरी तय करती है तो चाल बराबर s बटा t। ठीक है बच्चों, चाल बराबर s बटा t। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल फिर देखते हैं बच्चों आगे।